नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएसएम में स्वागत है। आज तारीख है 28 अगस्त 2024 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। वीडियो में कई सारे इशू पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला तो यही है जिसके लिए मुझे दर्जनों मैसेज आते हैं कि पीटी के लिए पढ़ें कि मेंस के लिए पढ़ें। मैंने आपको हमेशा ही बताया था कि मेंस की तैयारी केवल मेंस की तैयारी नहीं होती है, पीटी की भी तैयारी होती है। और जब आप पीटी के लिए पढ़ते हैं तो केवल पीटी के लिए ही पढ़ते हैं। पीटी निस्संदेह आपका कठिन होगा। सीटें अगर अच्छी खासी आई और अच्छे पदों के लिए आई तो इसलिए मैं आपको ये कतई नहीं बोलूँगा कि पीटी को बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। मैं बोलूँगा कि दोनों के लिए पढ़िए। नोटिफिकेशन आने तक आप डेली कम से कम एक उत्तर लेखन या निबंध लेखन तो ज़रूर ही कीजिए और उसके साथ में दिन भर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिए, एमसीक्यू का रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिएगा ज़रूर एमसीक्यू का। मैंने पहले भी एक तरीका बताया था कि जब भी एमसीक्यू करने बैठते हैं तो एक छोटा सा कॉपी ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए। जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट दिखते हैं उसका शॉर्ट नोट्स उसमें बनाते जाइए। तो एग्ज़ाम से 10-15 दिन पहले जो आप रिवीजन करेंगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा मदद वो शॉर्ट नोट्स ही आपका करेगा। एग्ज़ाम से 10 दिन पहले ऐसी स्थिति बन जाती कि अभी क्या पढ़ें, है ना। तो उस समय वो आपको एमसीक्यू का जो नोट्स होगा वो आपको बहुत मदद करेगा। वरना आपके एमसीक्यू बिखर जाएंगे, आपको खुद पता नहीं होगा कि कहाँ से कौन सा एमसीक्यू लगाया था और एग्ज़ाम टाइम पर आप उसको रिवाइज नहीं कर पाएंगे। तो रिवीजन कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस कीजिएगा। कई सारे सोर्स मैंने आपको पहले ही बताए हैं और 1 से 2 सवाल रोज़ लिखिए, जिससे लिखने का भी प्रैक्टिस बना हुआ रहे और आपका एमसीक्यू भी चलता रहे। कौन कौन सा आज हम लोग टॉपिक करने वाले बंधुओं, तो आज हम लोग यूपीएस यानी कि यूपीएस और ओल्ड पेंशन स्कीम, इन दोनों में अंतर को समझेंगे। बेसिक से समझेंगे कि क्या अंतर है इनमें, क्यों, किस चीज़ के कारण विवाद हो रहा है। कई सारे लोग तो इस चीज़ को भी कह रहे हैं कि भाई यूपीएस हो सकता है केंद्र सरकार फिर से इस पर भी यू टर्न ले ले। वैसे भी सरकार बहुत यू टर्न ले रही है, कई सारे फैसलों को वापस ले रही है, इसको भी कहीं वापस ना ले ले। ओके, उसके अलावा हम आज केयर इकोनॉमी को समझेंगे। उस पर आर्टिकल आया हुआ है आज के ही द हिंदू में। केयर इकोनॉमी क्या होता है, क्यों चर्चा में है और क्या ये सही है या गलत है, क्या ये भारतीय परंपरा के साथ तालमेल बिठा पाएगा या भारतीय परंपरा के विरुद्ध है ये। उसके साथ साथ हम लोग ब्राज़ील का मैप डिस्कस करेंगे और भी एक टॉपिक है जो सब कैटेगराइजेशन और देश भर में कास्ट सेंसस। बिल्कुल सही समझ रहे हैं आप। केंद्र सरकार जनगणना में हो सकता है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस करवाए। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। जो कास्ट सेंसस बिहार में हुआ था वो कास्ट सेंसस पूरे देश भर में हो, ऐसी पूरी संभावना बन रही है। और जो मैं न्यूज़पेपर रोज़ पढ़ता हूँ और आपको पढ़ाता हूँ उसके हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ कि संपूर्ण रूप से संभावना है कि पूरे देश में कास्ट सेंसस हो और दरअसल में कास्ट के साथ सोशियो इकोनॉमिक सेंसस हो। और आरक्षण की जो वर्तमान नीति है जिसमें जातिगत आधार पर 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा, 10% ईडब्ल्यूएस को मिलाकर 60% बनता है, जिसे 50% जातिगत है, 10% आर्थिक है ना। 50% सामाजिक है और 10% आर्थिक है। इसको इस तरह से समझिएगा। उसकी सीमा को हो सकता है केंद्र सरकार बाईपास करे और आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ वर्षों में रिजर्वेशन को आप देखेंगे बढ़ता हुआ पूरे देश लेवल पर। तो ये कुछ संभावनाएं क्यों बन रही हैं उसको भी हम लोग देखेंगे। ओके, तो यही सब टॉपिक होंगे आज के। पहले ही टॉपिक मैंने इसलिए बता दिया है क्योंकि आप वीडियो अपने टॉपिक के अनुसार ही देखें और समझें इस चीज़ को। एमसीक्यू भी देखा कीजिए। आज एमसीक्यू आई थिंक अपलोड होगा, आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। कल सारा आपको एक सेट आपको कंप्लीट करवा दूंगा, 100 कल हो जाएंगे। ओके, देखिए हेडलाइन क्या है आज का कि प्रोटेस्टर्स जो हैं वो कोलकाता में कल बहुत बड़ा स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ है, बहुत ही बड़े स्तर पर हुआ है। भारतीय जनता पार्टी और कोलकाता के कई सारे छात्र संघ जो हैं इन्होंने वहाँ पर प्रोटेस्ट किया। किसको लेकर, तो वही कोलकाता जो केस हुआ था, इंसिडेंट हुआ था, उसी को लेकर बहुत ही भारी स्तर पर प्रोटेस्ट हुआ है। सही भी है ये। और भारतीय जनता पार्टी ने बंद बुलाया है। ठीक है भाई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है महाराष्ट्र में, वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियों के साथ हुआ है। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है, उन्होंने अपने लिए प्रोटेस्ट किया कि नहीं किया? क्या वहाँ पर संपूर्ण न्याय हो गया क्या, बताइए मुझे। तो जो देखिए सब एक ही तरह के हैं, सभी के सभी एक ही जैसे हैं, किसी में कोई फ़र्क नहीं है।
जो ममता दीदी डेमोक्रेसी 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 करती थी वो डिक्टेटर दीदी बन गई हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी बंगाल में, पश्चिम बंगाल में इतना विरोध प्रदर्शन कर रही इस केस को लेकर, उसके शासित राज्य उत्तर प्रदेश में क्या हुआ, उसके शासित राज्य महाराष्ट्र में क्या हुआ, सभी जगहों पर आपको एक ही जैसा दिखेगा। तो दूसरे राज्य में होता है तो पार्टी पॉलिटिक्स शुरू हो जाता, अपने राज्य में होता है तो उसको इग्नोर करते हैं। अगला देखिए न्यूज़ क्या है। कल मैंने आपको जस्टिस हेमा कमेटी पढ़ाया था, मैंने बोला ना कि रोज़ ही हेडलाइन में आ रहा है ये। मोहनलाल को तो आप जानते ही होंगे, बहुत बड़े एक्टर हैं, शानदार मूवियाँ होती हैं इनकी। इन्होंने रिजाइन कर दिया अपने पद से, AMMA पैनल से इन्होंने रिजाइन कर दिया है। इन्होंने बोला है कि मेरे रहते हुए, इस पद पर रहते हुए अगर ये सब चीज़ें हुई है तो मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूँ। इन्होंने रिजाइन कर दिया। मोहनलाल को तो जानते होंगे, बहुत सारी मूवी देखी होगी। दृश्यम अगर आपने ओरिजिनल वाला देखा होगा, जो कि हिंदी दृश्यम से ज़्यादा अच्छी है, तो उसमें आपको मोहनलाल दिखेंगे। इसके अलावा कई सारी इनकी मूवियाँ हैं। इन्होंने रिजाइन कर दिया। वही अभी भारी स्तर पर इस चीज़ को लेकर प्रोटेस्ट चल रहा है केरल में। मलयालम फिल्म इंडस्ट्री एकदम से अलग ही स्ट्रॉम का सामना कर रही है। कई सारे लोगों का रिजाइन हुआ है, कई सारे लोगों पर खुलेआम आरोप लग रहे, बड़े बड़े एक्टर्स के नाम शामिल हैं। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। कल मैंने आपको ये टॉपिक कंक्लूड करवा दिया था, पढ़ा दिया था, उससे जुड़े हुए अपडेट तो रोज़ ही आएंगे। अब हम लोग करेंगे क्या इसमें, क्या अगले बारे में पढ़ेंगे हम। केंद्र सरकार को चाहिए कि इस समिति के सुझाव, अगर आपसे पूछा जाता है कि इस समिति के सुझावों को क्या कर सकते हैं, तो आप क्या लिखेंगे वहाँ पर कि इस समिति के सुझाव को केंद्र सरकार सभी फिल्मों के लिए लागू कर दे। सभी भाषा की जो फिल्में हैं, या पूरे देश लेवल पर एक फिल्म ट्रिब्यूनल का निर्माण कर देना चाहिए, जहाँ पर महिलाओं के साथ या किसी भी एक्टर एक्ट्रेस के साथ में इस तरह के कृत्य होते हैं, तो वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस चीज़ को लागू करना पड़ेगा। तो सभी फिल्मों के लिए इस समिति को एक्सटेंड करके पूरे देश लेवल पर जितनी सिफारिशें दी हैं उस सब चीज़ों पर लागू कर देना चाहिए। दूसरा ये करना चाहिए कि सेंट्रल कमेटी फॉर्म करना चाहिए केंद्र सरकार को, अगर आपसे सुझाव पूछा जाए, जो क्या करे, जो पूरे देश के सभी फिल्म उद्योगों की जाँच पड़ताल करे और उसको सुरक्षित बनाए, उसको सैनिटाइज करे, खासतौर से महिलाओं को लेकर, पुरुषों को लेकर भी। अगर आपको ये लगता होगा कि पुरुषों के साथ थोड़ी ना इस तरह के शोषण होते हैं, यूपी का एक केस आया है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वहाँ पर गांव के 30 लड़कों के साथ में जघन्य कृत्य हुए हैं। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, यूपी का ही केस, आप सर्च कीजिएगा तो सभी लिंग के लोग जो हैं, पुरुष हों महिला हों, सभी के साथ शोषण हो सकता है। इसका एक उदाहरण आपको मिला है कि समाज में सभी के साथ में इस तरह के कृत्य हो सकते हैं। ठीक है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। हम लोग चलते हैं ओल्ड पेंशन स्कीम और यूनिफाइड पेंशन स्कीम। मैंने उसको यूनिफॉर्म बोला था, यूनिफाइड है, उसको ज़रा समझते हैं, डिफरेंस को समझेंगे कि क्या है डिफरेंस। और माना जा रहा है कि सरकार को फिर से OPS पर ही न जाना पड़ जाए, ओल्ड पेंशन स्कीम पर ही न जाना पड़ जाए। अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी जब ओल्ड पेंशन स्कीम को स्क्रैप कर दिया गया था, बंद कर दिया गया था। वर्तमान में इसको फिर से कई सारे राज्यों ने OPS को शुरू किया है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, OPS को कई सारे राज्यों ने फिर से शुरू कर दिया है। OPS ओल्ड पेंशन स्कीम चुनाव में इस बार का सबसे बड़ा मुद्दा था, क्योंकि सामाजिक सुरक्षा जो होता है ना, वो बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी वृद्ध आदमी के लिए, किसी भी रिटायर्ड पर्सन के लिए। तो वो खाएगा क्या, आप ही मुझे बताइए। तो इसके कारण से हम इसको अंतर को ज़रा समझते हैं और लिखने योग्य आप हो जाएं, इस हद तक समझेंगे। ओके, देखिए क्या है एकीकृत पेंशन योजना। और एक चीज़ मैं बता दूं, अगर आपको आंसर राइटिंग वगैरह से जुड़ना हो, कल ही GS1 को फिर से शुरू किया है। NCERT ग्रुप में ज्योग्राफी शुरू हो गया और 71 जो है उसमें पॉलिटी कंप्लीट होने वाला है और इकोनॉमिक्स शुरू होने वाला है। 71 का जब नया ग्रुप शुरू करूँगा तो आपको बता दूंगा। अभी तो आप GS1 का अगर लेखन करना चाहते हो तो 1 महीने का आप ले लीजिएगा, जिससे GS1 का आपका लेखन कम से कम हो जाए। ओके, सवाल तो अच्छे ही मिलेंगे आपको। बाकी देखिए यहाँ पर क्या है, निबंध लेखन सीखना हो तो भी आप बता सकते हैं, उसका अलग से भी ग्रुप है। और आंसर राइटिंग में भी सैटरडे को निबंध मिलता है। एकीकृत पेंशन योजना ये केंद्र सरकार की बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है, क्योंकि केंद्र सरकार जब से भारत में बनी है, 2014 ईस्वी के बाद से मोदी जी की गवर्नमेंट जब से बनी है, पेंशन स्कीम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा में है। पहले आपको याद होगा कि 1 रैंक 1 पेंशन चर्चा में आया था, OROP जिसको कहा जाता है, जिसमें सेना में 1 रैंक के ऑफिसर्स को एक ही पेंशन प्रणाली देने की बात की गई थी। मनोहर पर्रिकर जी उस समय रक्षा मंत्री थे, आपको याद होगा, उन्होंने काफ़ी अच्छा काम भी किया था OROP को लेकर। फिर भी इसमें कुछ चुनौतियां जरूर मौजूद हैं। ये जो A1 UPS प्रणाली को लागू किया है, ये केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी है और बाद में उम्मीद ये की जा रही है कि राज्य सरकार भी इस प्रणाली को अपने यहाँ पर लागू कर सकती है।
ओल्ड पेंशन स्कीम जो है वो उसको सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है, क्योंकि उसमें सामाजिक सुरक्षा बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन उसका ये भी पहलू था कि सरकार को भारी भरकम पैसा भी खर्च करना पड़ता है ओपीएस में। इसीलिए ओपीएस को सरकार ने बंद किया था, क्योंकि बहुत खर्चा करना पड़ता था ओपीएस पर। लेकिन देखिए कि क्या है इसके इशू और क्या इसके पक्ष विपक्ष में है। यूपीएस को मंजूरी दी है, 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। और आपको एक समिति का नाम बताया था, अगर याद हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एकीकृत पेंशन योजना के प्रावधान क्या हैं, यहाँ से सवाल बनेगा पीटी में। अगर ये लागू होता है तो अगर सरकार बैक नहीं करती है इसको, तो ये अगर लागू होता है 1/25 से लागू होगा। लेकिन सरकार अगर इसको बैक नहीं करती है तो आपके पीटी एग्जामिनेशन में यहाँ से सवाल पूछा जाएगा। यह 25 वर्ष की न्यूनतम अहर्क सेवा के लिए सेवानिवृत्ति से पहले अंतिम 12 महीनों में कर्मचारी का औसत मूल वेतन का 50% होगा। जो उनको मूल वेतन मिल रहा है, बेसिक पे अलग होता है और हाथ में सैलरी आता है इन हैंड, वो अलग होता है। बहुत ज़्यादा का डिफरेंस होता है उसमें। यह राशि न्यूनतम 10 वर्ष तक की छोटी सेवावधि के लिए अनुपातिक रूप से कम हो जाएगी। इसमें यह कहा गया है कि 25 साल तक अगर आप केंद्र सरकार में जॉब कर रहे हैं तो ही आपको इस तरह का मिलेगा। अगर आपने उस साल उससे कम किया है तो ये कम हो जाएगा आपका। ओके, सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये तो कम से कम आपको पेंशन कम से कम मिलेगा ही। आप भले ही कितने भी साल वर्क किए हों, किसी भी पद पर हों, 10,000 कम से कम पेंशन मिलेगा। आप मुझे बताइए, अभी से 30 साल बाद अगर कोई रिटायर्ड होता है तो 10,000 रुपये क्या मायने रखेंगे उसके लिए? आज 10,000 रुपये क्या मायने रखते हैं, है ना? तो इसीलिए पेंशन बहुत ही कम है, सीधी सी बात है। मैं तो इतना समझता हूँ। बस एक चीज़ मुझे बता दे, ओपीएस में ज़्यादा पैसा मिलेगा कि यूपीएस में मिलेगा? जिसमें ज़्यादा पैसा मिलेगा वो सर लोगों के लिए अच्छा होगा, बात खत्म। इतनी सी तो चीज़ है, बस सरकार इतना बता दे ओपीएस में ज़्यादा पैसा मिलेगा कि यूपीएस में ज़्यादा पैसा मिलेगा, हो गया। अच्छा कौन सा है कौन सा बुरा पता चल जाएगा। सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन सेवानिवृत्ति व्यक्ति की मृत्यु पर उसका निकटतम परिवार सेवानिवृत्ति व्यक्ति द्वारा अंतिम बार पेंशन का 60% प्राप्त होगा। ये मैंने आपको बताया था। अगर आप जॉब में हैं, मान लीजिए कि जो कोई जॉब में है और उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको 100 रुपया अगर पेंशन मिल रहा था तो उसकी पत्नी को या उसके जो भी परिवार के सदस्य होंगे उनको 60% मिलेगा, 60 रुपया मिलेगा। मुद्रास्फीति सूचीकरण उपयुक्त तीनों पेंशन पर महंगाई राहत उपलब्ध होगी। मतलब कि अगर मुद्रास्फीति में उतार चढ़ाव होता है तो वो आपको जोड़ कर दिया जाएगा। औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार पर सूचकांक की गणना की जाएगी। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो होता है उसके आधार पर महंगाई की गणना करके, यानी कि मुद्रास्फीति की गणना करके, इन्फ्लेशन की गणना करके आपको पैसा ऐड ऑन करके दे दिया जाए। अगला देखिए क्या है कि सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान होगा। ग्रेच्युटी के अतिरिक्त कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान प्राप्त होगा, जो सेवा के प्रत्येक 6 माह पूरे होने पर सेवानिवृत्ति तिथि के अनुसार उनके मासिक वेतन प्लस डीए के 1/10 भाग के बराबर में होगा। देखिए मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि इस पेंशन योजना के जो प्रावधान है, मुख्य प्रावधान, उसको आप ध्यान में रखिएगा। बाकी पेंशन वेतन में कई सारे फंड जुड़ते हैं। पीएफ क्या होता है, डीए क्या होता है, हाउसिंग अलायंस होते हैं, हेल्थ के लिए मिलता है, कई सारे चीज़ें जुड़ते हैं। आप उतना पेंशन डिटेल मत जाइएगा, वो रजिस्ट्रार का काम होता है। आपको बस एक आइडिया होना चाहिए कि क्या है ये, पहले वाले से किस प्रकार से अलग है ये। ओके, इस भुगतान से सुनिश्चित पेंशन की राशि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ग्रेच्युटी एक ऐसी राशि है जो नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारियों को उनकी सेवाएं प्रदान करने के लिए दी जाती है। जिन्होंने आपको एम्प्लॉय मतलब हायर किया है, उसके द्वारा जो एम्प्लॉय है उसको दी जाती है सेवा प्रदान करने, इसी को ग्रेच्युटी कहा जाता है। कर्मचारियों के लिए विकल्प होगा। क्या यूपीएस अनिवार्य होगा सभी के लिए? नहीं। पहला स्टेटमेंट तो यही सुन लीजिए, यूपीएस अनिवार्य नहीं होगा। कर्मचारियों के पास ये ऑप्शन होगा कि क्या आप यूपीएस के साथ जुड़ना चाहेंगे या एनपीएस के साथ में रहना चाहेंगे। न्यू पेंशन स्कीम जो है 2004 के बाद लागू हुआ, क्या आप उसके साथ रहना चाहेंगे या यूपीएस के साथ जुड़ना चाहेंगे। ये किसके लिए होगा? तो ये कर्मचारियों के ऊपर में होगा कि आप किसके साथ जुड़ना चाहते हैं। कर्मचारी अभी भी एनपीएस के अंतर्गत बने रहने का विकल्प चुन सकता है। हालांकि कोई भी कर्मचारी केवल एक बार ही विकल्प चुन सकता है। एक बार विकल्प चुनने के बाद विकल्प को बदल नहीं सकता। अगर आपने एक बार एनपीएस चुन लिया तो फिर चुन लिया, अगर आपने एक बार यूपीएस चुन लिया तो फिर चुन लिया, आप उसको चेंज नहीं कर पाएंगे। ओके, यूपीएस और ओपीएस के बीच मुख्य अंतर क्या है बंधुओं? देखिए, यूपीएस, ओपीएस और एनपीएस 3 हैं। यूपीएस अभी आया है, ये 2004 में आया था। ये जो है ये ओल्ड पेंशन स्कीम है, 2004 से पहले चलता था। पेंशन गणना विधि, ओपीएस की पेंशन अंतिम मूल्य वेतन तथा महंगाई भत्ता के 50% के बराबर तय की गई थी।
यूपीएस में पेंशन गणना रिटायरमेंट से पहले आखिरी वर्ष के लिए गए मूल वेतन और डीए के 50% के रूप में की जाती है। इस समायोजन का अर्थ है कि अगर किसी कर्मचारी को रिटायरमेंट से कुछ समय पहले पदोन्नति मिलती है तो उसे थोड़ी कम पेंशन मिलेगी। अगर रिटायरमेंट से ठीक पहले आपको पदोन्नति मिलती है तो आपको थोड़ी सी कम पेंशन मिलेगी। किस में? तो यूपीएस में। जबकि उसमें क्या था कि अंतिम मूल वेतन, यानी कि अगर आपने जनवरी 2024 तक काम किया है तो जनवरी 2024 ईस्वी में उस महीने में जो आपको वेतन मिला है उसमें डीए प्लस 50%, उसका 50% आपको मिलेगा। अब आपको समझ में आया कि अंतर कहाँ पर है। इसमें एवरेज निकाला जाएगा पूरे साल का। अगर उस साल में उसको पदोन्नति मिली है या उस साल में उसको कोई पद का या वेतन की बढ़ोतरी हुई है तो उसका कोई बेनिफिट उसको नहीं मिलेगा। ये है मुख्य अंतर पहला। कर्मचारी अंशदान, ओपीएस में किसी कर्मचारी के अंशदान की आवश्यकता नहीं थी, यानी कि आपको अपना अंशदान नहीं करना पड़ता था। यूपीएस में कर्मचारी का अंशदान मूल वेतन और डीए का 10% है तथा सरकार भी 18.5% का योगदान देगी, यानी कि आपको अपने वेतन में से पैसा काट कर देना पड़ेगा 10% के आसपास। अगर आपका 60,000 वेतन है तो 6,000 कम से कम आपको देना पड़ेगा और उसके अलावा सरकार 18.5% का योगदान देगी। ये यूपीएस में है। एनपीएस में केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन का 10% तथा सरकार से 14% के अंशदान की आवश्यकता होती है और उसी आधार पर आपको पेंशन की प्राप्ति होती थी। कर का लाभ, केंद्र सरकार के कर्मचारी एनपीएस योजना में सरकार के योगदान के लिए कर लाभ के पात्र हैं। विवाहिका अधिनियम 1961 के तहत पुरानी और नई दोनों करोड़ व्यवस्था 14% की कटौती कर सकते हैं। चूंकि ओपीएस में कर्मचारी को योगदान नहीं था इसलिए वे कर लाभ नहीं उठा सकते थे। सरकार ने अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया कि यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों को कर लाभ मिलेगा या कि नहीं, ये अभी तक स्पष्ट सरकार ने नहीं किया। यूपीएस में उच्चतम न्यूनतम पेंशन था। यूपीएस योजना के तहत 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा के बाद सेवानिवृत्ति के समय प्रति माह न्यूनतम पेंशन 10,000 है। 10 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद वर्तमान न्यूनतम राशि 9,000 रुपये ही है। एक मुश्त भुगतान, ओपीएस ने पेंशन की 40% तक एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जिससे मासिक पेंशन राशि कम हो गई। यूपीएस सेवानिवृत्ति पर एक मुश्त भुगतान प्रदान करता है जिसकी गणना मासिक वेतन के 10वें हिस्से के साथ साथ प्रत्येक 6 महीने की सेवा के लिए महंगाई भत्ते के रूप में की जाती है। तब पेंशन राशि पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो कुछ इसके डिमेरिट हैं तो कुछ मेरिट भी हैं ओपीएस की तुलना में। आपसे उम्मीद ये है कि आप दोनों के अंतरों को एक बार लिखिए। आज मैं आंसर राइटिंग इसी जुड़ा हुआ सवाल दे दूंगा करंट अफेयर के लिए। बीच बीच में जीएस1 में करंट अफेयर भी मैं आपको करवाऊंगा क्योंकि करंट अफेयर जीएस1 का ही हिस्सा है। नेशनल करंट अफेयर से ज़्यादा पूछे जाते हैं, आईआर से तो 2 से 3 ही सवाल आते हैं, बाकी तो आपको नेशनल करंट अफेयर से पूछेगा। तो ये सवाल मैं आज दे सकता हूँ, इसलिए कृपया करके इस अंतर को ध्यान में रखिए, याद कर लीजिए ताकि आप लिख सकें एग्जामिनेशन में। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस क्या है? एनपीएस की शुरुआत बाजार से संबद्ध एक अंशदान योजना थी जिसकी शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पेंशन के रूप में आय उपलब्ध कराने के हेतु किया गया था। भारत के पेंशन विनियमों को आधुनिक बनाने की सरकार की प्रतिबद्धता के तहत 1 जनवरी 2004 को एनपीएस ने ओपीएस का स्थान लिया था। न्यू पेंशन स्कीम ने ओपीएस का स्थान लिया। एनपीएस देखिए क्या है कि पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण पीएफआरडीए अधिनियम 2013 के तहत एनपीएस को विनियमित व प्रशासित करता है। इस लाइन को जरूर ध्यान रखिएगा एनपीएस के बारे में। एनपीएस की आवश्यकता क्यों पड़ी थी? ओपीएस के साथ एक बुनियादी सबसे बेसिक समस्या ये थी ओल्ड पेंशन स्कीम में कि यह वित्त पोषित नहीं थी और पेंशन हेतु कोई विशेष कोष नहीं था, लेकिन एनपीएस में एक विशेष कोष का निर्माण किया गया। समय के साथ इसके कारण सरकार की पेंशन देयता वित्तीय दृष्टि से मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। सरकार को हद से ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा था ओपीएस के कारण से। केंद्र की पेंशन देनदारियां 1990-91 में 3,272 करोड़ रुपए से बढ़कर 2020-21 में 1,90,886 करोड़ रुपए हो गई थी। पेंशन पर अगर आप इतना खर्च करेंगे तो भारत जैसे विकासशील देश जो हैं वो योजनाओं पर कितना खर्च करेंगे बताइए मुझे। 1,90,000 अगर 20-21 ईस्वी में था तो 2024 ईस्वी में कितना हो गया होगा? 2 लाख करोड़ तो हो ही गया होगा। तो 2 लाख करोड़ रुपये अगर सरकार पेंशन पर खर्चा कर देती है तो बाकी मदों पर कितना करेगी? ये तो हमारे डिफेंस बजट को क्रॉस कर जाएगा कुछ दिनों में। इसीलिए ओपीएस की आलोचना की जाती, सरकार को हद से ज़्यादा खर्च करना पड़ता था। इसको जरूर ध्यान रखिएगा। ये लाइन आप आलोचना में इसका लिख सकते हैं। क्यों यूपीएस को लाना अनिवार्य था, क्यों एनपीएस को लाना अनिवार्य था, इसमें आप लिख सकते हैं इसको। एनपीएस की कार्यप्रणाली एनपीएस 2 मूलभूत तरीकों से ओपीएस से भिन्न थी। सबसे पहले इसने सुनिश्चित पेंशन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया। एक सुनिश्चित पेंशन जो मिलता था कि आप अगर 60,000 पर रिटायर हुए हैं तो आपको 30,000 का पेंशन गारंटेड मिलेगा, उसको इसने खत्म कर दिया।
दूसरा, इसका वित्त पोषण कर्मचारियों द्वारा स्वयं किया जाएगा तथा सरकार में इसमें योगदान देगी। ये दो चीज़ें से परिवर्तित किया गया कि आप भी अपने बैंक अकाउंट से पैसा काट कर अपने पेंशन फंड में जमा कीजिए और सरकार भी आपको कुछ पैसा देगी। दोनों मिलाकर आप जब रिटायर होंगे तो उसके बाद आपको पैसा दे दिया जाएगा। तो इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, पूरे सिस्टम को जो मैंने आपको समझाया है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, केयर इकोनॉमी को समझते हैं। अगला देखिए क्या है, ये आर्टिकल आया हुआ था द हिंदू में कि इंडिया नीड्स टू डेवलप ए केयर इकोसिस्टम। केयर इकोसिस्टम क्या होता है, केयर इकोनॉमी क्या होता है, इसको ज़रा समझेंगे। इसमें ये प्रोफेसर हैं, पूर्व प्रोफेसर हैं जेएनयू की और स्पेशलिस्ट हैं हेल्थ की, इन दोनों लोगों ने मिलकर लिखा है। ये इन्होंने नारीवादी विचारधारा के साथ इसको लिखा है, जो सही भी है। ज़रा समझिए पहले इसको कि क्या इसका कहने का मतलब है, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या हमारे पारिवारिक सिस्टम जो है, भारत का जो इकोसिस्टम है, परिवार का सिस्टम है, सॉरी, हमारा जो फैमिली सिस्टम है, क्या उसके से मैच करता है ये? क्या हमें अपने परिवार के जो मूल सिस्टम है क्या उसको छोड़ देना चाहिए? ये कहाँ तक सही होगा, कहाँ तक गलत होगा, इसको ज़रा समझते हैं। इसमें उन्होंने बड़ा ही अच्छा आर्गूमेंट दिया है शुरुआत में ही। आप भी लिख सकते हैं इस तरह का आर्गूमेंट। जब भी आप आर्टिकल वगैरह पढ़ते हैं तो शुरुआत के जो 2-4 लाइन होते हैं उसी से आपको पता चल जाता है कि आगे ये क्या कहने वाले हैं। आप भी इंट्रो इसी तरह का लिखा कीजिए, कोशिश तो कम से कम कर ही सकते हैं। इन्होंने कितना शानदार बोला है कि लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, यानी कि हमारे जो कार्यबल है देश में, जो कामकाजी जनसंख्या है, कामकाजी जो लोग हैं, जनसंख्या ही नहीं, जो लोग हैं जो काम करते हैं, उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम है। इन्होंने ऐसा बताया है। इन्होंने बोला है कि जो इकोनॉमिक सर्वे 23-24 के हिसाब से वर्ल्ड एवरेज जो है 47.8% है और इंडिया का 37% ही है अभी तक। यानी कि अगर 100 लोग कामकारी लोग हैं तो उसमें से 37 ही वुमेन हैं, बाकी तो पुरुष ही हैं। हमारा समाज इसी तरह का है। अभी भी हम वर्क फोर्स में देश की आधी जनसंख्या को शामिल नहीं कर पाए हैं। केयर इकोनॉमी में बताऊंगा क्या होता है, पहले इस आर्टिकल को ज़रा समझिए क्या कहना क्या चाह रही हैं ये। उसके अलावा इन्होंने बताया कि ये 17-18 के आसपास जो था वो 23% के 23.3% के आसपास था। ठीक है। इन्होंने बताया है कि जो महिलाएं हैं वो हाउस होल्ड इंटरप्राइजेज, घर में बच्चों और घर के लोगों को संभालने में ही उनकी बहुत ज़्यादा समय और उनका बहुत ही मूल्यवान समय और मूल्यवान श्रम उनका खपत हो जाता है, जो अनपेड है, जो पेड नहीं है, जिसके लिए उनको कभी पैसा नहीं मिलता है। और दूसरा क्या, दूसरा इसको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। क्या करते हैं तो हाउस वाइफ हैं, आप कुछ भी नहीं करते हैं, यही शब्द यूज करते हैं हम लोग भी बोलचाल में। वुमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन इन द इकोनॉमी इज क्रूशियल फॉर रिड्यूसिंग जेंडर इक्वालिटी। इन्होंने बोला है कि महिलाओं का भाग लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जेंडर इक्वालिटी को लेकर, क्योंकि जेंडर इक्वालिटी होना ही चाहिए। इन्होंने बोला है कि उनका अधिकांश समय जो है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, वो किस में चला जाता है, तो घर के बूढ़े लोग, घर के बच्चे जो होते हैं, बच्चे हो गए, या फिर घर के जो भी लोग होते हैं, हाउस होल्ड जो भी होते हैं, जो भी घर में होते हैं, उन सभी की देखभाल में ही उनका बहुमूल्य जीवन जो है वो निकल जाता है। वो देश के कार्य क्षमता में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं कर पाती हैं। यहाँ पर एक छोटा सा सवाल है, अगर घर में आपके खाना नहीं बनेगा, घर में आपका काम नहीं होगा, घर में जो महिलाएं काम करती वो अगर नहीं करेंगी तो क्या आप जॉब पर जा सकेंगे, क्या आप पढ़ने पर जा सकेंगे, क्या आप कोई भी काम कर पाएंगे? तो इनडायरेक्टली तो देश की इकोनॉमी में ही वो योगदान दे रही है कि जो काम करने जा रहा है या कोई भी कुछ भी हो रहा है तो उसके पीछे तो वही हैं। तो आप कैसे मान सकते हैं कि वो देश की इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर रही हैं? कर तो रही हैं, इनडायरेक्ट तरीके से कर रही हैं। और हमारा पारिवारिक सिस्टम ही तो यही था कि एक कोई भी पर्सन बाहर का काम करेगा, एक कोई घर का काम करेगा। हमारा सिस्टम तो यही था। दोनों लोग जहाँ पर बाहर के काम करते हैं वहाँ पर बच्चों की देखभाल के लिए किसी और को रखना पड़ता है, केयर के लिए किसी और को रखना पड़ता है। इसी को क्या कहा जाता है? केयर इकोनॉमी। अब जीवन में कभी नहीं भूलेंगे आप, यही है केयर इकोनॉमी, जहां पर देखभाल करने के लिए इंटरप्राइज कंपनियां, अमेरिका में इस तरह की चीज़ें हैं कि आप कंपनियों को हायर कर सकते हैं घर के बूढ़े बच्चे लोगों को संभालने के लिए, देखभाल करने के लिए। उसी को केयर इकोनॉमी कहा जाता है। इस क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियां भी काम करती हैं, निवेश वगैरह करती हैं। देखिए अगला क्या बोला इन्होंने। अगला इन्होंने बोला है कि भारत सरकार भी इस चीज़ को समझ रही है, दुनिया भर की सरकारें इस चीज़ को समझ रही हैं कि केवल पुरुषों के काम करने से आने वाले समय में पेट नहीं भरेगा,
चलेगा। हम इतना महंगा कर देंगे हर चीज़ को, हम इतना ज़्यादा टैक्स लेंगे कि महिलाओं को भी हम ज़बरदस्ती काम पर तो भेज के रहेंगे। कैसे नहीं जाएंगी, सब चीज़ महंगा कर दो तो जाएंगी ही जाएंगी। तो दुनिया में हर चीज़ें महंगी हो रही हैं, तो भारत सरकार को भी पता है कि महिलाएं भी क्या करेंगी। इन्होंने बोला नहीं, मैंने आपको बताया है। तो महिलाएं भी काम पर जाएंगी, तो भारत सरकार उसके लिए बहुत कोशिश कर रही है। जैसे आंगनबाड़ी जो है ये बच्चों को संभालने के लिए बहुत अच्छा काम कर रही है। सक्षम पहल है भारत सरकार का, सक्षम पहल है जो कि इससे रिलेटेड है, तो इसी संबंधित है। उसके अलावा क्रेच का निर्माण भारत सरकार बहुत बड़े स्तर पर कर रही है। और बड़ी कंपनियां या छोटे लेवल की मल्टीनेशनल कंपनी, आप MNC वगैरह में जाएंगे तो वहाँ पर एक तो फूड देते हैं जो कर्मचारी होते हैं उनको, दूसरा महिलाओं के बच्चों के लिए भी वो व्यवस्था करने लग गए हैं कि आप अपने बच्चे को लाइए, यहाँ पर रख दीजिए और अपना आप काम कीजिए। तो इस तरह का सिस्टम भी बन रहा है। धीरे धीरे करके इकॉनमी में पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। उन महिलाओं का भी जो पहले घर तक रहती थी, अब वो आराम से अपने बच्चे के साथ भी कंपनी में जा सकती हैं, काम कर सकती हैं, घर से भी काम कर सकती हैं। इस तरह की सुविधाएं भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं। उसके अलावा एक छोटा सा रिपोर्ट की इन्होंने चर्चा की है, जिसके बारे में आपको बताऊंगा, फिर आपको केयर इकोनॉमी के बारे में आपको समझाऊंगा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिपोर्ट ऑन फ्यूचर ऑफ केयर इकोनॉमी किसका है। ये फ्यूचर ऑफ केयर इकोनॉमी रिपोर्ट किसका है? फ्यूचर ऑफ केयर इकोनॉमी, केयर इकोनॉमी किसका है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का है ये। कृपया करके ये ध्यान में रखें। इन्होंने बताया कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का फ्यूचर ऑफ इकोनॉमी में ये बताया गया, फ्यूचर ऑफ केयर इकोनॉमी में रिपोर्ट में, कि इससे 3 चीज़ों का लाभ होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन का लाभ होगा, एक कंपनियों का लाभ होगा, सरकार को लाभ होगा, इन्वेस्टर्स को लाभ होगा। लाभ 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 और लाभ, पैसा 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 और पैसा, पैसा के आगे कुछ भी मोल नहीं रखता है। वही चीज़ें बताने की कोशिश करें। केयर इकोनॉमी होना चाहिए, महिलाओं को भी पार्टिसिपेट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, 100% करना चाहिए। इसको ध्यान में रखिएगा। मैं आपको अब समझा देता हूँ क्या, तो मैं आपको केयर इकोनॉमी ज़रा बताता हूँ कि क्या है, और उसके अलावा मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस प्रकार से भारत में उसके लिए काम किया गया है। ओके, देखिए, देखभाल अर्थव्यवस्था इसको कहा जाता है, केयर इकोनॉमी। देखभाल अर्थव्यवस्था आर्थिक गतिविधि के उस क्षेत्र को संदर्भित करती है जिसमें देखभाल और सहायता सेवाओं का प्रावधान शामिल होता है। विशेष रूप से सेवाएं जो स्वास्थ्य, शिक्षा, बच्चों की देखभाल, वृद्धजनों की देखभाल, सामाजिक देखभाल के अन्य रूपों से संबंधित होती हैं। इसमें मानव अस्तित्व, कल्याण और श्रम शक्ति पुनरुत्पादन के लिए महत्वपूर्ण वैतनिक और अवैतनिक कार्य शामिल होते हैं। महिलाएं खासतौर से अवैतनिक ही करती हैं, लेकिन कई सारे वेतन लेकर भी अब शुरू हो गया है। यह भौतिक, भावनात्मक और विकास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति में योगदान देता है, लेकिन प्रायः इसे चिन्हित नहीं किया जाता है, इसे कम महत्व दिया जाता है। जो महिलाएं आपके घर में काम कर रही हैं, आप जो भी अगर घर पे होंगे तो भरपेट खाना खा के जो बैठ के वीडियो देख रहे हैं, उसके पीछे भी किसी ने काम किया है। देखभाल अर्थव्यवस्था हिडन केयर इकोनॉमी उत्पन्न होती है, जहां पर उनको पैसे की सहूलियत नहीं होती है और काम को रिकॉग्नाइज भी नहीं किया जाता है। यह मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था मोनेटाइज इकोनॉमी से अलग है, जो औपचारिक बाजार आधारित प्रणाली है, जहां धन का उपयोग कर वस्तु और सेवाओं का क्रय विक्रय किया जाता है। इसे विनिर्माण, प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा और खुदरा रिटेल जैसे उद्योग भी शामिल होते हैं। मुद्रीकृत अर्थव्यवस्था में कार्य का मूल्य प्रत्यक्ष रूप से उसके बाजार मूल्य से जुड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर इस तरह का कोई भी मूल्य नहीं होता है, बल्कि सम्मान तक नहीं होता है। आपके ही नज़रों में सम्मान नहीं होगा। आप बोल दोगे सीधा सीधा क्या करती, घर का काम करती है, वो काम ना हो तो आपका कोई काम ना हो। इतिहास क्या है? ऐतिहासिक रूप से नारीवादी अर्थशास्त्रियों ने अवैतनिक श्रम में महिलाओं द्वारा किए जाने वाले महत्वपूर्ण योगदान को अपवर्जित करने के लिए कार्य की पारंपरिक परिभाषा की आलोचना की है। जो अर्थशास्त्री हैं बहुत चालाक होते हैं, उन्होंने जीडीपी में इस चीज़ को जोड़ा ही नहीं। आज तक दुनिया की किसी भी इकोनॉमी में इस चीज़ को कैलकुलेट किया ही नहीं गया कि भाई घर में जो काम हो रहा है उसी के कारण तो बाकी सारा काम चल रहा है। इसे दी गई चुनौती के परिणाम स्वरूप 1995 का बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन का गठन हुआ था। ये पूछा जाता है बीजिंग प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन किससे संबंधित है? तो महिलाओं से संबंधित है, जिसमें देखभाल कार्य, घरेलू कार्य, स्वयं सेवा, महिलाओं की भूमिका को मान्यता और महत्व देने की वकालत की गई थी। संबंधित शब्दावली क्या है? वैतनिक देखभाल कार्य, पेड केयर वर्क। इसका तात्पर्य होता है कि आप कोई पेड वर्कर रख लें और उनको फिर पैसे वगैरह दें देखभाल करने के लिए। अवैतनिक होता है जिसमें घर के लोग ही मूल रूप से करते हैं काम और वही देखभाल करते हैं, उसको अवैतनिक कहा जाता है। इन शब्दावली को ध्यान में रखिएगा और केयर इकोनॉमी को ध्यान में रखिएगा। क्या है ये मुद्दा, वो भी ध्यान में रखिएगा। सक्षम आंगनबाड़ी पोषण योजना, ये सब ध्यान में रखिएगा जो मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए। अगला पीटी फैक्ट देखिए क्या है। पीटी फैक्ट अगला ऊपर ही था, क्या है? तो IRMS ऑफिसर सतीश कुमार बिकम फर्स्ट दलित चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड। ये सतीश कुमार जी हैं, ये पहले दलित चेयरमैन बने हैं किसका? तो रेलवे बोर्ड का। रेलवे बोर्ड का पहले दलित चेयरमैन कौन बने हैं? तो सतीश कुमार बने हैं। इनके बारे में पीटी एग्जामिनेशन में सवाल पूछे जाने की संभावना अतिशय होगा। क्यों? क्योंकि पहले दलित चेयरमैन हैं ये। ठीक है, ये ध्यान में रहेगा आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है।
अगला है ब्राज़ील और भारत का स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप डिपेंड्स एंड डाइवर्सिफाइड ओवर ईयर। डिपेंड एंड डाइवर्सिफाई मतलब कि बहुत गहराई तक पहुंचा है, मैंने डिपेंड्स बोल दिया था गलती से, और डाइवर्सिफाई मतलब अलग अलग आयामों में विस्तृत हो रहा है। दोनों देश कितने सारे मंचों को साझा करते हैं, G20 पर भी साथ में हैं, ब्रिक्स पर भी साथ में हैं, उसके अलावा किस में साथ में, तो भारत, ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका का भी एक मंच है जिसमें साथ में है। दक्षिण दक्षिण सहयोग में भी दोनों साथ में हैं। दोनों के दोनों देश क्या हैं, दोनों विकासशील देशों में आते हैं। इकोनॉमी भी कुछ कुछ एक ही जैसी है और शानदार दोनों काम कर रहे हैं। देखिए दरअसल में है क्या, तो ये जो अधिकारी हैं इनका विजिट हुआ था दिल्ली, न्यू दिल्ली आए थे एक्सटर्नल अफेयर एस जयशंकर जी से, इन्होंने ब्राज़ील के फॉरेन मिनिस्टर हैं, इन्होंने मुलाकात की दिल्ली में, और इस दौरान इन्होंने बोला कि भारत और जो ब्राज़ील है वो कई सारे क्षेत्रों में, डिफेंस, स्पेस, सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी, पीपुल टू पीपुल रिलेशन, इन सभी क्षेत्रों में हम मिलकर काम कर रहे हैं। कृषि में भी काम कर रहे हैं, ब्रिक्स में भी काम कर रहे हैं, G20 में भी काम कर रहे हैं। अगला जो G20 बैठक होने वाला है वो किस देश में होगा, तो ब्राज़ील में आयोजित होने वाला है इसी साल, ब्राज़ील में आयोजित होगा। भारत ने उसको लेकर उनको शुभकामनाएं दी। पहली बार ऐसा हो रहा है कि इंडोनेशिया भी विकासशील देश, भारत भी विकासशील देश और ब्राज़ील भी विकासशील देश, तीनों के तीनों जो हैं क्रमागत रूप से G20 का सम्मेलन करवा रहे हैं। तो ब्राज़ील का ज़रा मैप देख लीजिए, बाकी भारत ब्राज़ील का संबंध आपसे मेंस एग्जामिनेशन में तो नहीं पूछेगा, और ब्राज़ील एक डेवलपिंग नेशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण नेशन है दक्षिण अमेरिका का। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी इकॉनमी है ये। तो ज़रा देखिए क्या है ये, इसका लोकेशन कहाँ पर है। देखिए ये ब्राज़ील का मैप है। ब्राज़ील जो है लगभग में सभी देश, लगभग में मैंने बोला है, कुछ देशों को छोड़ दे तो दक्षिण अमेरिका के सभी देशों के साथ सीमा लगता है। ये फ्रेंच गुयाना है, ये आपका सूरीनाम है, ये गुयाना है, ये वेनेजुएला है, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया, यहाँ पर कौन सा है, पराग्वे, अर्जेंटीना और उरुग्वे, इन सभी के साथ इसकी सीमाएं लगती हैं। इसके कई सारे पोर्ट हैं यहाँ पर। अमेजन का रेन फॉरेस्ट आपको दिखेगा, अमेजन नदी भी यहाँ पर दिखेगी। साथ में अमेजन का रेन फॉरेस्ट क्यों है, वर्षा वन क्यों है यहाँ पर, क्योंकि विषुवत गुजरती है ब्राज़ील के उत्तर से, यहाँ से विषुवत गुजरती है, यहाँ से विषुवत गुजरती, इक्वेटर पे है ये ब्राज़ील देश, इसलिए यहाँ पर भारी वर्षा होती है। और अमेजन को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहा जाता है, इतना सघन वन है ये। अमेजन नदी भी यहाँ से बहती है। अमेजन नदी का नाम तो आपने सुना ही होगा, अमेजन रिवर का नाम सुना होगा आपने। ये ब्राज़ीलिया इसकी कैपिटल है, साओ paulo, उसके अलावा रियो डी जेनेरियो, ये सब बड़े बड़े पोर्ट हैं, यहाँ के बड़े बड़े पोर्ट हैं। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए बड़ा ही फेमस है ये देश, गेहूं वगैरह का उत्पादन के लिए भी बड़ा फेमस है। दुनिया में पक्षियों की बहुत बड़ी प्रजाति यहाँ पर निवास करती है। इसके अलावा अपने गाना और फुटबॉल टीम के लिए तो फेमस है ही ये देश। इसको ज़रा ध्यान में रखिएगा, बड़ा ही शानदार सा डायनेमिक तरीके का देश है। हमारे अच्छे रिलेशन रहे हमेशा से ब्राज़ील के साथ में, और इस बार जो G20 की बैठक होगी कजान रूस में, वहाँ पर हो सकता है कि ब्राज़ील भी भारत का साथ दे। डी-डॉलराइजेशन करने में हम अनिवार्यता को ख़त्म करने की पहल कर रहे हैं, कल मैंने आपको समझाया था। नेक्स्ट टॉपिक पर चलिए, अगला देखिए क्या है। देखिए अगला न्यूज़ क्या है कि मेंबर ऑफ गवर्नमेंट अपॉइंटेड कमिटी ऑन OBC कोटा इन फेवर ऑफ कास्ट सेंसस SC/ST सब क्लासिफिकेशन। गवर्नमेंट ने एक समिति बनाया था जिसका क्या नाम था, तो जस्टिस रोहिणी कमेटी। मैंने इसके बारे में आपको बताया था कि दरअसल इसको क्यों बनाया गया था। इसको बनाया गया था OBC कोटा में सब क्लासिफिकेशन को लेकर। OBC का इसमें है क्या, इसमें बहुत सारी जातियां शामिल हैं, बहुत सारी जातियां, बहुत बड़ा पॉपुलेशन इसमें शामिल है। तो जस्टिस रोहिणी कमेटी को केंद्र सरकार ने बनाया कि आप हमें ये सुझाव दीजिए कि क्या कुछ जातियों को OBC लिस्ट से बाहर कर दिया जाए, क्या कुछ जातियों को OBC लिस्ट के तहत में इनको ज़्यादा सहूलियत दिया जाए, क्योंकि OBC लिस्ट का फ़ायदा अकॉर्डिंग टू जस्टिस रोहिणी कमेटी, इसका रिपोर्ट अभी तक पब्लिक नहीं किया भारत सरकार ने। इसे रिपोर्ट जमा कर दिया, बहुत दिन हो गए, मैंने आपको समझाया भी था, लेकिन अभी तक पब्लिक नहीं किया गया है। लेकिन जो मीडिया में इसके रिपोर्ट लीक हुए कुछ अंश, उससे ये पता चला कि इन्होंने बोला कि OBC कैटेगरी में कुछ ही जातियां हैं जिन्होंने आरक्षण का बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। बाकी OBC जाति में भी, OBC कैटेगरी में भी मैक्सिमम जातियां ऐसी हैं जिन तक आज तक आरक्षण पहुंचा ही नहीं है, और उनको OBC में ही फाइट करना पड़ता है, जिसका कट ऑफ भी हमेशा हाई रहता है। आपने देखा होगा UPSC में 1 नंबर का अंतर रहता है, OBC बॉयज़ का BPSC में भी कोई खास ही मतलब ही नहीं है, जनरल है नहीं है कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन पर, 1 नंबर का अंतर रहता है। इसलिए गवर्नमेंट ने सोचा था कि इसको सब क्लासीफाई किया जाए, इसको बांट दिया जाए।
जिस प्रकार से बिहार में है ना ईबीसी ओबीसी अति पिछड़ा और पिछड़ा, उसी प्रकार से केंद्र में भी सोचा गया था, अभी तक किया नहीं गया है। अब इसमें यह कहा गया है कि जो जस्टिस रोहिणी आयोग है इसने बोला है भारत सरकार को कि आपको क्या करवाना चाहिए, तो आपको सोशियो इकोनॉमिक डेटा इकट्ठा करना चाहिए, यानी कि आपको कास्ट सेंसस कराना चाहिए। जो इंडियन एक्सप्रेस ने ये चीज़ ब्रेक किया उसके अनुसार से मैं आपको बता रहा हूँ। उसके अलावा इसने ये भी बोला है कि एससी जो क्लास है उसमें भी सब क्लासिफिकेशन होना चाहिए एससी एसटी में। हालांकि गवर्नमेंट ने पहले ही मना कर दिया था कि एससी एसटी में सब क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे। आपको पता होगा कि भारत बंद वगैरह भी किया था दलित जातियों से जुड़े हुए संगठन ने, नेताओं ने, और भारतीय जनता पार्टी की सहयोग पार्टी है जैसे एलजेपी हो गई, लोक जनशक्ति पार्टी हो गई, या अलग अलग पार्टियाँ, उन्होंने भी विरोध किया है कि एससी का सब क्लासिफिकेशन आपको नहीं करना है। लेकिन भारत सरकार के द्वारा गठित जो समिति है उसने अपने सुझाव में यही बोला है कि आपको करना चाहिए, कास्ट सेंसस भी करना चाहिए और एससी और ओबीसी का सब क्लासिफिकेशन भी करना चाहिए। ठीक है, ये किसने बोला है? तो जस्टिस रोहिणी कमीशन ने। जस्टिस रोहिणी कमीशन किससे संबंधित है? तो ये ओबीसी आरक्षण को तार्किक बनाने से संबंधित है। ओबीसी आरक्षण जो है उसको सब क्लासीफाई करने से संबंधित है। इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। मुझे तो लग रहा है इसका एक ही सॉल्यूशन ये लोग निकालेंगे। मुझे जैसा लग रहा है कि ये आरक्षण को बढ़ा देंगे, कास्ट सेंसस भी करेंगे ही करेंगे, क्योंकि अपोजिशन का भी बहुत ज़्यादा दबाव है। तो ये आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन था, यहीं पर एंड होता है। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए।